वायरस का नाम आते ही हम सभी के मन में कोविड-19 की सिचुएशन सामने आ जाती है। अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले की स्थिति जब सामने आती है तो ऐसी कोई भी खबर सुन करके पूरा देश या यूँ कहें पूरा विश्व सहम सा जाता है और अपने संसाधनों की जांच करने में लग जाता है कि कहीं हमारे नागरिकों को वैसी ही समस्याओं का सामना फिर से तो नहीं करना पड़ेगा, या ये जो समस्या हमारे सामने है ये कितनी जटिल है, इस बात की गहन जांच करना उस देश की जिम्मेदारी भी हो जाती है और मजबूरी भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला पर। और आज क्लियर कट इन्फो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही वायरस के बारे में जिसका बहुत तेज़ी से प्रसार जो है वो अन्य देशों में हो रहा है। मरीजों में संख्या में वृद्धि होने के कारण यह एक चिंता का विषय बन गया है उन सभी देशों के लिए जो इसके बारे में सुन रहे हैं और जो इसके बारे में जान रहे हैं। आइए एक एक मुद्दे पर बात करते हैं कि ये वायरस कहाँ से आया, कितने वैरायटी का होता है और भारत में इसको लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वायरस के बारे में जिसका नाम क्या है, एमपॉक्स वायरस, जिसे आप मंकी पॉक्स वायरस भी कह रहे हैं। न्यूज़ आपने पढ़ी होगी तो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं, वो सब अलर्ट पे रख दिए गए हैं कि अगर ऐसा कोई भी मरीज जो है वो आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जिसमें ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं कि वो इस वायरस से संक्रमित हो सकता है, तो उस पर जांच करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर सभी को यह बात याद हो, आप सभी ने देखा है कि प्रमुखता जो है वो विदेशों से आए हुए व्यक्तियों के द्वारा लगातार बहुत सारी ऐसी बीमारियां रही जो फैली हैं और जिससे देश घुटनों पर आ गया। तो इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगभग पूरा विश्व इस बात पर अलर्ट जारी कर चुका है। भारत में भी स्थिति इस तरह से कर दी गई है कि आगे चल करके कोई भी ऐसी समस्या जो है वो सामने ना आए कि देश और देश के नागरिक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएं। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, श्री JP नड्डा साहब, उन्होंने जो है भारत की तैयारी को देखते हुए वहाँ के जितने भी संसाधन हैं या भारत कितना तैयार है अगर ऐसी कोई समस्या जिसको UN ने ग्लोबली एक पेंडेमिक घोषित कर दिया है, महामारी घोषित कर दिया है, तो क्या ऐसी समस्या से निपटने के लिए भारत तैयार है कि नहीं है। तो तुरंत ही हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिव्यू किया है सारी सिचुएशन को। हालांकि आपको मैं बताऊं कि भारत के मुख्य भूमि में जो है अभी तो कोई भी पेशेंट इसके नहीं मिले हैं, लेकिन POK में 4 पेशेंट के मिलने की वजह से भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और क्योंकि अब हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब भारत में ये चीज़ बृहत रूप में फैल जाए उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करें, तो ये तो बहुत समस्या का विषय हो जाएगा। तो डिटेल्ड रिव्यू लिया गया है मिनिस्टर के द्वारा इस बात पर कि कितने हम प्रिपेयर्ड हैं और कितने अच्छे तरीके से हम तैयार हैं अगर यह समस्या भारत में बनती है। तो अगर देखें तो मैंने अभी आपको बताया केवल 4 केसेस आए हैं, कहाँ पर, POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और जिससे जो है भारत के बाकी एरिया पर जो है वो अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इस बात की तैयारी की जांच करनी की शुरुआत हो गई है कि अगर यह वायरस बढ़ता है तो क्या क्या मेजर्स हैं जिनको लेने हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी चीज़ों की जांच करनी होगी, साथ में अगर कोई पेशेंट ऐसा पाया जाता है तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। अगर देखा जाए कि इस मामले पर जो है वो अथॉरिटीज़ को इशू कर दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आप तैयार रहिए। ऐसे वो सारे एरिया जहाँ पर इसमें वृद्धि हो रही है या जहाँ पे इनके बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि आप वहाँ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये वायरस जिसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से माना जाता है, DRC से माना जाता है। अफ्रीका का एक देश है जिसे आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। ये जो कॉन्गो बेसिन से ये जो एमपॉक्स वायरस क्या कहते हैं फैल रहा है, अगर देखें तो ये वायरस जो है वो 2 प्रकार का है, जैसे कि क्लैड 1, MPXV क्लैड 1 और MPXV क्लैड 2 के नाम से जाना जाता है। तो जैसे अगर आप इस लाइन को पढ़ें कि देयर आर 2 नोन क्लैड्स
नंबर 1 प्रीवियसली नोन एज कॉन्गो बेसिन क्लैड। तो जो क्लैड 1 था उसी को किस नाम से जानते थे? कॉन्गो बेसिन क्लैड के नाम से जानते थे। और जो क्लैड 2 था इसी को वेस्ट अफ्रीकन क्लैड के नाम से जानते थे। रीजन के हिसाब से इसका नाम जो है वो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आप तो इतना याद रखें कि क्लैड 1 और क्लैड 2, आपसे परीक्षाओं में इस बात पे प्रश्न बन सकता है स्टेटमेंट में कि क्लैड 1 कहाँ से रिलेट करता है और क्लैड 2 से कहाँ रिलेट करता है। वैसे अगर देखा जाए तो क्लैड 2 को फर्दर डिवीजन भी रखा गया है, क्लैड 2 का ए और क्लैड 2 का बी। तो ये एक नॉर्मल जो क्या कहते हैं जानकारी प्रमुखता देखा जाए तो ये जो है ईस्ट अफ्रीका या कहा जाए डीआरसी के पोर्शन से, मतलब डीआरसी जो देश है वहाँ पर इसके लक्षण पाए जाते थे, लेकिन अभी तक वहीं पर सीमित थे। लेकिन जैसे कि वर्ड इज़ अ फैमिली, इस तरह से लोग जो है वो आ जा रहे हैं, तो संक्रमण जो है वो एक व्यक्ति से व्यक्ति में या जानवरों से व्यक्ति में भी फैल सकता है। अगर इस वायरस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। इसका मतलब है एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जानवरों से जानवरों में फैल सकती है या मनुष्यों से मनुष्यों में फैल सकती है या मनुष्यों से जानवर में फैल सकती है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, मंकी पॉक्स जो वायरस है, ठीक है, जो जानवरों से इंसानों में। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, आप चाहें तो टेलीग्राम पर आप इसका पीडीएफ लेकर के और भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो ये एक तरीके से आमतौर पर जैसे फ्लू के लक्षण होते हैं ऐसे ही इसकी शुरुआत होती है। वायरल संक्रमण जो इसका शुरुआत होता है वो जैसे फ्लू के लक्षण है वैसे ही शुरुआत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ दिनों बाद शरीर पर दानों के रूप में, ठीक है, एक्सट्रीम फीवर के रूप में, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो हैं वो इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के ऊपर दिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स जो वायरस है इसके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल यहाँ पे दी जा रही थी कि क्लैड 1b जो है वो अफ्रीका से बाहर के देशों में भी, जैसे स्वीडन में, पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में भी जो है वो इसका विस्तार हो रहा है। लगभग 500 लोग जो हैं इस वायरस से उनकी डेथ हो चुकी है। अब जाकर के जब इतनी एक से ज़्यादा देशों में इसका विस्तार होने लगा तो पूरा का पूरा विश्व अलर्ट पर रहा और तभी इसको पैंडेमिक के रूप में घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस डिजीज़ के बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें तो जो WHO है उसने जो संगठन है उन्होंने कहा मंकी वायरस 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया। एक अफ्रीकी क्लैड है और एक मध्य अफ्रीकी क्लैड है कॉन्गो बेसिन से, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के क्लैड को आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को यह वायरस क्या कहते हैं प्रभावित करता है तो कुछ सिम्टम्स हैं जो उसको व्यक्ति को दिख सकते हैं। पहली बात तो सॉलिन लिम्फ नोड का मतलब है त्वचा पे कुछ चकते टाइप के पड़ जाएंगे, मतलब कि कुछ सूजन हो जाएगी, साथ में मसल्स में एक होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, एक्सट्रीम फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और ये रैशेस भी जो हैं बॉडी पर पड़ सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि स्टेप वाइज ही ये चीज़ें हों। जहाँ पे लिख दिया गया है फीवर है, एग्जॉशन है, हेडेक है, मसल पेन है, थ्रोट में क्या कहते हैं गले का फंसना भी हो सकता है, ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये कोई स्टेप नहीं है कि पहले बुखार आएगा उसके बाद चकते पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होगा, रैशेस पहले दिख जाते हैं, कई बार व्यक्ति को फीवर हो जाएगा उसके बाद कुछ दिन बाद रैशेस दिखेंगे, कई बार वो बढ़ करके जो है उनमें पानी या तो मवाद की स्थिति बन जाएगी जिससे कि वो और क्रिटिकल हो सकते हैं, अल्सर टाइप में डेवलप हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से अगर शुरुआत में ही प्रिकॉशन रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इनका इंतज़ार किया जाए या जानकारी ना रहे लोगों को तो इसको कहीं ना कहीं दूसरे लक्षणों में लोग समझ करके और दवा नहीं करते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं, जिससे ये एक्सट्रीम केस में भी जा सकता है और आगे चल करके ये एक क्रिटिकल इशू बन सकता है जिससे कि आपको कई बार ब्रोंकोपनिया और कई बार इंसेफ्लाइटिस जैसी समस्याएं भी बन सकती हैं। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को पहले से यह पता लग जाए कि वह इस वायरस के संपर्क में है तो वो क्या कर सकता है, एहतियात बरत सकता है, अपने आप को आइसोलेट कर सकता है और डॉक्टर से सलाह लेकर के इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो 1 से 4 दिन बाद वो निश्चित तौर पर जो है अगर उसको कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जैसे दाने निकलना, तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर ले और कुछ दिनों तक जो है वह चीज़ों को
अलग से अपने आप को आइसोलेट करके और डॉक्टर की सलाह पर वो अगर रहे तो वह व्यक्ति जल्दी से जो है वो रिकवर कर सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ रख रखे हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है, घाव में मवाद भर सकता है। मैंने कहा धीरे धीरे अगर आप लापरवाही करते जाएंगे तो ऐसे लक्षण दिखेंगे जहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। मैंने कहा कोई चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा होगा ही। कई बार ऐसी स्थिति भी बन सकती है, कई बार केवल और केवल दाने ही निकल करके यह जो है वायरस आपको अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ उसके स्टेजेस हैं। शुरुआत ऐसे होती है, अंत में ये अल्सर की तरह जो है वो डेवलप हो जाता है और लास्ट में हटने के बाद कुछ ऐसे निशान जो हैं वो शरीर पर पड़ जाते हैं। अगर आप मंकी वायरस के संपर्क में आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब यदि आप को यह वायरस किसी भी तरीके से आप तक पहुंच जाता है और आप संक्रमित हो जाते हैं तो पहली बात तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी और कम से कम 3 सप्ताह तक जो है अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए उस समय। एक तो प्रतिदिन कम से कम आप जो है वो अपना टेम्परेचर को मापते रहें। लगातार आप अपने टेम्परेचर को मापते रहें, मतलब ये चेक करें कि बुखार तो नहीं आ रहा है आपको। और अगर आपको जो है बुखार या क्या कहते हैं त्वचा में सूजन जैसी ऐसी क्या कहते हैं कुछ लक्षण दिखते हैं तो खुद को घर पर जो है सभी परिवार के लोगों से थोड़ा अलग रखें, ज़्यादा संपर्क में ना आएँ। और अगर यह समस्या बनी रहती है एक आध दिन और तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि ज़रूरी नहीं कि तुरंत सारे सिम्टम्स आ जाएं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ रैशेस आपको स्किन पे दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और यदि आपको क्या कहते हैं चकत्ते भी पड़ गए हों और बुखार भी हो तो आपको तुरंत अलग कर लेना चाहिए खुद को और डॉक्टर की सलाह से ही आगे काम करना चाहिए। इतना कम से कम एक जिम्मेदारी अगर व्यक्ति को पता है तो वह इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेगा तो ये क्रिटिकल समस्या नहीं बनेगी। अगर प्रश्न ये बने कि क्या इसका कोई इलाज है, तो कोई भैया विशिष्ट इलाज नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि इसका कोई इलाज जो है अभी उपलब्ध है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनसे जो है आप अगर डॉक्टरों द्वारा निर्धारित ही दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उनकी सलाह को मान रहे हैं, समय पर जो उन्होंने क्रीम अथवा दवा दी हो उसको आप देख सकते हैं। कई बार संक्रमण से बचने के लिए कुछ टीके भी हैं जो आपको लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक संभावित इलाज है केवल, अभी इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इससे बच के रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई इलाज है तो क्योर एकदम पॉसिबल है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें प्रभावकारी हों ही, लेकिन ये कुछ प्रयास हैं। साथ ही साथ आपको यह भी सलाह दी जाती है कि स्वस्थ रहने के लिए आराम करना होगा आपको। साथ में खाने पीने में जो लिक्विड पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, उनका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करें। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करता है और ऐसे वायरस के संक्रमण के बाद भी अपना ध्यान नहीं रखता है तो मैंने कहा कि ये आगे चल करके जटिलताएं भी उत्पन्न कर सकता है। और जब यह जटिलताएं उत्पन्न करता है मतलब आप कुछ गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे इंसेफ्लाइटिस, मतलब मस्तिष्क में सूजन की स्थिति हो सकती है और ये ब्रेन हेमरेज तक के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर मानिए ये नहीं होता है तो आपको अंधेपन के लिए वो लंग्स में जो है जो ब्रोंकाई है वहाँ पर समस्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। कॉर्निया में संक्रमण हो सकता है जिससे ब्लाइंडनेस आ सकती है। साथ ही साथ पैर, हाथ और चेहरे पर गंभीर निशान छूट जाएंगे अगर यह पूरी तरह से आपको प्रभावित कर देता है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसी स्थितियां ना बने इसके लिए आपको इसके लिए क्या कहते हैं खुद से जागरूकता रखनी होगी और स्वयं इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार के व्यक्तियों को भी स्वस्थ रखें। इसके लिए ये जानकारी, कहा जाता है कि अगर जानकारी है चीज़ों की तो आधी बचत पहले से ही हो जाती है। तो जानकारी और अवेयरनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी था। हमारे तक जितनी खबर आई हमने आपको बताई है। आप इससे सावधान रहें, स्वस्थ रहें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो पहुंचाएं ताकि अगर उन्हें कभी ऐसा लक्षण दिखता है तो वो इस क्या कहते हैं जागरूकता के हिस्सा के पार्ट बन सकें, के हिस्से बन सकें और उनकी भी मदद हो सके। और भी जो वीडियोस होंगे क्लियर कट इन्फो में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ में ऐसे क्लियर कट इन्फोज जो भी मुद्दे होते हैं उन पर विचार अपने रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर आप हमें TCS पाठशाला के नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप TCS पाठशाला के नाम से सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं। साथ में ये जो मुद्दे सार्वजनिक तौर पर ज़रूरी होते हैं इन पर हम आपसे बात करते रहेंगे।